Okay, Bismillah Rahman Rahim. Last session we stopped here. Okay, we covered up to this, which was a simulation, and then we will be covering today the price elasticity and pricing. Today, basically, we will be covering today pricing. So pricing has two parts. One is the general pricing, and the second is the transfer pricing. Okay, so we'll talk about a certain concept, and then we will price elasticity, right? What does it mean? It means the response of demand to a change in price. प्राइस के अंदर अप एंड डाउन अगर तो करते हैं तो डिमांड पे हाउ मच इफेक्ट इज ऑन डिमांड। तो इसकी वर्किंग जो है प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है वो टेक ए परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज ऑफ चेंज एंड द परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो प्राइस इलास्टिसिटी शो करेगा, right? So that would be that would be either more than one or less than one. Okay, and the since the demand curve slope downward, तो जो भी आंसर होता है ये नेगेटिव होता है, राइट? नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप होगी, अभी दिखाऊंगा। तो इसलिए आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, माइनस साइन की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब जो भी वर्किंग होगी वो माइनस में ही कैलकुलेट होगी। लेट्स से एग्जांपल इज हेयर। A software company normally sells its graphic design packages at price of £50 with the demand जो है averaging 25,000 यूनिट पर मंथ। इस प्राइस पे £50 पे एवरेज मंथली डिमांड 25,000 है। ड्यूरिंग द रीसेंट प्रमोशनल पीरियड इट रिड्यूस द प्राइस टू 45, यानी 5 प्राइस में रिडक्शन आती है £5 की, और डिमांड जो है वो 28,000 पे चली जाती है, यानी उसमें 3,000 की जो है वो इंक्रीज आ जाता है। तो इससे हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं और कोई कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी अब कमेंट की बात करूंगा आपको, जो आपको अपने क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर रिस्पॉन्स करना होगा, राइट? लेट्स से प्राइस के अंदर कितनी चेंज आई है, 50 से 45 होती है, तो डिवाइडेड बाय 50 जो ओरिजिनल प्राइस थी, तो 10% जो है उसके अंदर चेंज आती है प्राइस के अंदर। तो फिर डिमांड में चेंज कितनी है? डिमांड 28 हो जाती है, 25 पहले 3,000 डिवाइडेड बाय 25 जो ओरिजिनल डिमांड थी, तो ये -12% का ये आ जाता है। ये मैं कह रहा हूँ कि आप अगर बेशक 25 -28 करके भी डिवाइड करेंगे तो वो साइन के बगैर आ जाएगा, माइनस के, डजेंट मैटर। तो ये 12% उसके अंदर चेंज है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस, इसको जब आप कंपेयर करते कैलकुलेट करते हैं तो 1.2 आ जाता है। ये हमेशा माइनस का है, माइनस होगा। तो राइट, इग्नोरिंग द माइनस साइन द एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1.2 greater than 1, price reduction of 10% lead to proportionally larger increase in demand. Total revenue would therefore overall increase होगी total revenue में, in spite of reduction in price. तो price elasticity जब 1 से ज्यादा होती है तो हमेशा ये रिएक्शन होता है कि ओवरऑल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर जाता है और प्राइस रिड्यूस की गई है, क्योंकि इफेक्ट जो डिमांड का इंक्रीज का इफेक्ट है वो लार्जर होता है प्राइस के रिडक्शन के जो इफेक्ट है उससे। तो ये हमेशा उस केस में होगा जब प्राइस इलास्टिक होगी। ओके, तो ये डिमांड इलास्टिक होगी, नॉट प्राइस इलास्टिक होगी। डिमांड इलास्टिक कब होती है? जब आपका ये आंसर जो है 1 से ज्यादा होगा, which mean के smaller increase decrease in price cause a larger increase decrease in the quantity demanded। तो ये नॉर्मली किन केसेस में होता है? ये हैं वो पॉइंट जो आपको कमेंट करने पड़ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट जिनमें सब्स्टिट्यूट होता है ना, एक की बजाय आप दूसरी बाय कर सकते हैं, उसकी इलास्टिक होती है। लग्जरी आइटम जो होती है उसको आप प्राइस ज्यादा हो जाए तो आप गिव अवे कर देते हैं, आप या रिड्यूस कर देते हैं उसके इस्तेमाल को। तो ये सब्स्टिट्यूट जिन प्रोडक्ट्स के होते हैं उस केस में है, मतलब एक नहीं मिल रही तो आप दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। या लग्जरी आइटम के केस में जो है, जो उसको जिसको इजीली आप डिस्पेंस विद कर सकते हैं, लग्जरी आइटम को आप डिस्पेंस विद या पोस्टपोन उसकी रिक्वायरमेंट को कर सकते हैं।
तो इसमें ये कमेंट है कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है जब आप प्राइस रिड्यूस करते हैं, राइट। तो अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो टोटल रेवेन्यू रिड्यूस होता है। ये है करेक्टरिस्टिक ऑफ इलास्टिक डिमांड। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस कॉन्सेप्ट, किस केस में अप्लाई होता है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है। ओके, तो दीज टू थिंग्स आर देयर कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। इन इलास्टिक डिमांड होती है जबकि आंसर 1 से कम हो, उसको तीन इलास्टिक है, यानी स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉज ए प्रोपोर्शनली स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये उस केस में है जब सब्स्टिट्यूट लिमिटेड होते हैं उसके, यानी इसको छोड़ा नहीं जा सकता, उस केस में वो फिर होती है। जैसे शुगर आप कह लें, सब्स्टिट्यूट बड़े महंगे हैं शुगर की केस में, या वो बहुत लिमिटेड हैं। जैसे नॉर्मल वो शक्कर लोग इस्तेमाल करते हैं तो हर एक का टेस्ट नहीं है, या वो कैंडल वगैरह का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट लिमिटेड हो, उस केस में फिर ये इन इलास्टिक होता है। या इन केस ऑफ नेसेसिटी आइटम, जैसे घी है, आटा है, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो हाईली नेसेसिटी होती हैं, उसके अंदर ये इन इलास्टिक डिमांड आती है। तो इम्पैक्ट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है जब आप प्राइस इंक्रीज करें। उसमें रिवर्स था, इसमें इंक्रीज के साथ इंक्रीज है और डिक्रीज के साथ डिक्रीज है। टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा जब आप प्राइस ही रिड्यूस करेंगे, कोई चेंज इन डिमांड उतना उसको ऑफसेट नहीं करता। ओके, तो दीज आर दी। तो ये एक इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन है, एक इन इलास्टिक का है। दो डायग्राम आपके हैं। तो आपको जो बताया गया है, जहाँ हायर ग्रेडियंट हो, हायर ग्रेडियंट हो तो उसमें जो है वो प्राइस डिमांड कर्व में, तो उस वक्त इन इलास्टिसिटी होती है। ये देखें, इसमें जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा, यानी फॉल ज्यादा शार्पर है इस केस में एज कंपेयर टू दिस। तो एक एक्स एक्सिस पे डिमांड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो आप देखें डिमांड के अंदर जो चेंज आया, प्राइस के अंदर जो चेंज है वो सिर्फ ये स्मॉलर पोर्शन है ये, जबकि डिमांड में जो चेंज है लार्जर प्रोपोर्शन है, राइट। तो ये इलास्टिक डिमांड है। स्मॉल चेंज इन प्राइस हैव ए मेजर रिडक्शन इन प्राइस हैज ए मेजर इंक्रीज लेवल इन डिमांड। इधर वाइस वर्सा है, इधर इन इलास्टिक के केस ज्यादा शार्पर है। इसमें आप देखें कि आपकी प्राइस में काफी बड़ी चेंज है, जबकि डिमांड के अंदर जो चेंज है दैट्स वेरी लिटल, यानी ये प्राइस चेंज है इतनी और सिर्फ डिमांड की चेंज बहुत थोड़ी है, राइट। तो इंक्रीज इन प्राइस हैज ए इफेक्ट ऑफ रिडक्शन के केस में या इंक्रीज के केस में जो है वो डिफरेंट उसका इम्पैक्ट है। तो दिस इज व्हाट इज द मोर शार्पर फॉल। तो ये इन इलास्टिक डिमांड में होती है। तो एक ग्राफ को भी देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि टू आंसर में और टू कह रहा मल्टीपल चॉइस में आप क्या पिक करेंगे, इस केस में क्या पिक करेंगे, इस केस में क्या पिक करेंगे, इलास्टिक या इलास्टिक, राइट। So this is the graphical presentation. Okay. तो अच्छा, ये एक डिमांड कर्व की जो इक्वेशन है, डिमांड की जो इक्वेशन है, प्राइस डिमांड की इक्वेशन जो है वो ये है, प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। कई कई दफा इसको एक्स भी हम लिखते हैं, अभी मेरे आज की भी डिस्कशन में एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे डिमांड भी आपने देखी है, इस पे आपने प्राइस देखी है वाई के ऊपर, राइट। तो इसको क्यू क्यू मीन क्वांटिटी, एक्स मीन ऑल्सो क्वांटिटी। तो ये इसका है। तो ए इज बेसिकली ऐसी प्राइस जिस पे डिमांड प्रैक्टिकली जीरो हो जाए, यानी प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड कम होती जाएगी। तो ऐसी प्राइस जिस पे डिमांड जीरो हो जाए, जो हमारा भी क्वेश्चन था जिसमें 5 पाउंड की जो प्राइस है वो रिड्यूस हुई तो डिमांड में 3000 का इजाफा हो गया। ये हमारे पास था, 5 की प्राइस रिड्यूस हुई 5 की और डिमांड में 3000 का जो है इंक्रीज आ गया, ये हमारे पास था। अब हम इसकी वर्किंग करना चाहते हैं। इस वक्त डिमांड हमारी 25 है जब प्राइस रिडक्शन से पहले, तो डिवाइडेड बाय 3000 करें तो ये नंबर ऑफ प्राइस इंक्रीजेस जंप्स आ जाएंगे
333 या 3333, ये नंबर ऑफ जंप ऑफ 5 पाउंड का अगर जंप लगे, कितने जंप्स चाहिए कि प्राइस डिमांड आपकी घटते 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 जीरो हो जाए। तो 50 तो अब हमारा स्टार्ट है, अभी जो 25,000 है वो 50 पे है, प्लस ये जो 5 ये 8.333 जंप्स हैं और 5 की रिडक्शन के, तो इसे कैलकुलेट किया इंक्रीज के अपना रिडक्शन के, तो हमें पता चला कि 91.6665 हो जाए अगर, तो डिमांड वर्चुअली थ्रेटिकली जीरो हो जाएगी। उसी बिहेवियर से अगर प्राइस में रिडक्शन आती जाए तो डिमांड या इंक्रीज आती जाए, दोनों तरफ होता है, प्राइस में इंक्रीज उतनी हो डिक्रीज उतनी हो। तो अगर इंक्रीजेज जो हैं 8.333 यानी 333 टाइम हो जाए, जो कि 5 है हर केस में, तो आपकी ये 90.6665 पे डिमांड प्रैक्टिकली जीरो हो जाए। तो एक तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है, प्लीज रिमेंबर दिस वे यू कैन कैलकुलेट। ये जो शार्प हमने ये दिखाया था आपको, ग्रेडियंट जो बात की थी, ये इस स्लोप की क्या रिलेशनशिप है या इसका क्या रेट है, इसकी कैलकुलेशन के लिए वो टेक ए चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये उलट है प्राइस इलास्टिक का, याद रखिए, दोनों डिफरेंट है, प्राइस इलास्टिक की कैलकुलेशन डिफरेंट है, ग्रेडियंट की कैलकुलेशन डिफरेंट है। इसमें न्यूमिनेटर में प्राइस है, वहाँ न्यूमिनेटर में डिमांड थी, इसमें डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, वह डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस थी। तो लिहाजा जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 0.001667 जो है ये बी कैलकुलेट हो गया। ओके, तो अगर आप ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए, पी भी कैलकुलेट कर, ए भी कैलकुलेट कर लिया और बी भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमें कोई भी क्वांटिटी दी जाए कि उस पर प्राइस क्या होगी हम वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे 31,000 पे क्या होगी, तो अगर हम इसमें 30,000 यानी इसकी वर्किंग के अंदर हम ये 90 प्राइस इज इक्वल 91.665 लें, ओके, माइनस बी लें विच इज 0.001667 इंटू 31,000 कैलकुलेट करें तो आपकी वो प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। 31,000 पे क्या प्राइस होगी, वी कैन कैलकुलेट दैट इन दिस वे। ओके, तो दिस इज ए डिमांड कर्व की इक्वेशन है जिसको हम यूज करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्राइस। फॉर दैट वी नीड ए, व्हाट इज ए, एंड वी नीड बी वैल्यू, व्हाट इज द बी वैल्यू, और उसके बाद जो भी हमें क्वांटिटी को 40,000 पे क्या होगी, 20,000 पे क्या होगी प्राइस, बाय फिलिंग इन दिस कंपोनेंट वी कैन कैलकुलेट द प्राइस। ओके, सो प्लीज वर्क इट आउट, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, और ये नहीं है कि हाँ ये देख लिया स्लाइड समझ आ गई या ना, कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन यही है आपका, यही वाला, इसी को मैंने यूज किया है, इसी क्वेश्चन को मैंने यूज किया है जो प्राइस इलास्टिक है, ये क्वेश्चन मैंने यूज किया। ओके, वहां सिर्फ हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट की थी और उस पर डिस्कशन की थी। अब हमने एक्चुअली प्राइस कैलकुलेट किया है कि अगर ये 30,000 हो जाए यूनिट पर मंथ डिमांड हो जाए तो हमारी प्राइस क्या होगी, उसके लिए प्राइस इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया है। ओके, दिस वन। ओके, एनी पॉइंट? ये म्यूट कर लें, किसी की पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ओके, अच्छा जी, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो कौन सी प्राइस है जिस पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल, राइट। तो हमारे पास इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं आगे इसकी कैलकुलेशन के लिए कि कौन सी प्राइस के ऊपर हमारी डिमांड मैक्सिमाइजेशन होगी, राइट। तो हमें ये कैलकुलेट करना हो तो हमें दो चीजें चाहिए, एक मार्जिनल कॉस्ट चाहिए और एक हमें मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करना है। क्यों इक्वेट करना है? अच्छा, पहले मार्जिनल रेवेन्यू मीन एडिशनल रेवेन्यू
बाय सेलिंग ऑफ वन एडिशनल आइटम। आपको 20 आइटम बेची हैं, आपका 25 का रेवेन्यू आ रहा है। अब आपने एक और बेची है तो 28 हो गया रेवेन्यू, तो इंक्रीज कितनी आई? 3। तो हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू 3 है पर यूनिट। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट क्या है? आप पहले एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आपको उसको 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाना पड़े, कितनी कॉस्ट आएगी? तो वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, यानी एडिशनल कॉस्ट है। 1 यूनिट बनाने के से एडिशनल रेवेन्यू कितना होगा? 1 यूनिट को बनाने के प्रोडक्शन के लिए या बाइंग के लिए एडिशनल कॉस्ट क्या होगी? तो दैट्स मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखें कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगा और मार्जिनल कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज होता रहेगा, ऐसा हर एडिशनल पे अगर यही रिलेशनशिप रहे कि मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब हम ऐसी सिचुएशन में पहुंचे अगर कि मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, तो हर एडिशनल यूनिट के साथ हमारे प्रॉफिट में रिडक्शन आनी शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा हमारा जो रियल पॉइंट, स्टॉपिंग पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो ये है जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वेट कर जाए, बराबर हों। ना ये केस ना ये केस, इनके दरमियान जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो, जब तक ये नहीं हो जाता आप यूनिट सेल करते रहें। जब ये पॉइंट आ जाएगा तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि अगर आप ऐसी प्राइस लेना चाहते हैं जिसपे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो वो मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट को इक्वेट करने से होगा। ओके, तो ये हम टेबुलर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके लिए कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का मेथड भी कर सकते हैं। दोनों वे से हो जाएगा। देखिएगा, मैं एक एग्जांपल में दोनों मेथड लाऊंगा, आप देखेंगे सेम रिजल्ट निकलेगा। ओके, लेट्स से ये अभी हमने लर्न किया थोड़ी देर पहले, ये हमने लर्न किया है, प्राइस इक्वेशन लर्न किया है। ओके, हमने ये भी लर्न किया है कि जब ऑप्टिमल प्राइस क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो, या मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ये वेरिएबल नॉर्मली कॉस्ट होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, आपको नॉर्मली बताई जाती है। अच्छा, अब यही जो इक्वेशन है, ये वाली, ये जो है आपकी प्राइस वाली, इसको हम Q से मल्टीप्लाई कर लें, पूरी इक्वेशन को Q से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इक्वेशन, वही इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। ये टोटल रेवेन्यू की बन गई। हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए, हमें मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू में ये Q जो है, ये वाला Q जहां भी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने जो उसके साथ डिजिट होगा उसके साथ, और फिर वो Q1 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये 1 जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1A ए हो गया, 1A मीन ए, और Q की पावर खत्म माइनस हो गई तो Q डिसअपियर हो गया। जबकि इधर 2 जो है B के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2B हो गया, और Q के ऊपर से एक पावर रिड्यूस हुई तो Q सिंगल रह गया। तो ये मैक्सिमम इतना मैसेज करना चाहिए। और रॉट लर्निंग के लिए या कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए मैं कह दूं कि सिर्फ होता यह है, इस इक्वेशन में जो प्राइस इक्वेशन है, बी जो है वो इंटू 2 हो जाता है, बस होता सिर्फ ये है। ये देखें, ये वही प्राइस इक्वेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल आवर दिस एक्सरसाइज, कि पहले क्यू से हर एक को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने डिफरेंशियल कैलकुलस किया, तो उससे सिर्फ यही आंसर आएगा कि आपकी जो बी की पावर है, बी की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल आएगा। तो मैंने ये आपको बता दिया एक कैलकुलेट करके भी, कैलकुलस की वजह से, कि आप पूरी इक्वेशन प्राइस को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर उसके डेरिवेशन कर लें, ये डिफरेंशियल जो है इसका कैलकुलेट कर लें, और वो आपका लास्ट जो मैंने मार्जिन रेवेन्यू का है वो आ जाएगा। लेकिन इफेक्ट सिर्फ मैंने कहा है कि प्राइस इक्वेशन में जो बी है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने आपको प्राइस इक्वेशन में बता दिया था, व्हाट ए स्टैंड फॉर, व्हाट बी स्टैंड फॉर, व्हाट क्यू स्टैंड फॉर, और प्राइस का जो है ये डिफरेंशियल, और ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन कैलकुलेट की थी। एंड वी लर्नड हाउ फ्रॉम द प्राइस इक्वेशन
वी कैन वर्क आउट मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, मार्जिनल कॉस्ट गिवन होती है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, दोनों तरीके से करते हैं। प्राइस 50 है, डिमांड इस वक्त किसी प्रोडक्ट की 20 यूनिट पर डे है। एवरी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस बाय 1.5 पाउंड, प्राइस को अगर हम डिक्रीज करें तो इंक्रीज कर देती है, एंड वाइस वर्सा। ओके, फिक्स कॉस्ट जो है 500 है पर डे। फिक्स कॉस्ट नॉर्मली जो है इसको हम इग्नोर करते हैं अनलेस के प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, वरना इसको नहीं कंसिडर करते। ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी 13 है, तो मार्जिनल कॉस्ट आपको बता दी गई है 13 द मार्जिनल कॉस्ट। और रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करना, मार्जिनल रेवेन्यू, वो इस तरह हम वर्कआउट करते हैं। ये देखें, ये आपकी प्राइस अगर 50 होगी तो डिमांड 20 होगी। पहले मैं इस टेबल को कर लूं। प्राइस अगर रिड्यूस होके 48.5 होगी, 1.5 रिड्यूस होने द डिमांड इंक्रीज होके 21 हो जाएगी, एंड सो ऑन कंटिन्यू। 1.5 की रिडक्शन की 47 आ गया, और आपकी जो प्राइस डिमांड है वो इंक्रीज होके 22 होगी। फर्दर 1.5 की रिडक्शन जो है, प्राइस आपकी 45.5 हो गई, डिमांड आपकी ये आ गई। इसे हमने एक टेबुलर फॉर्म में कुछ कैलकुलेशन कर दी। पूरे इस टेबल को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती, 3 4 5 कर लेंगे तो उसी में आपका आंसर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये आपकी डिमांड्स आ गई, ये वाली। ओके, प्राइस रिडक्शन टेबल पे आपने कैलकुलेट कर लिया। इसमें तो एक है ना, हो सकता है अगर ये बड़ी फिगर होती है, आपको या बताते 2 की डिक्रीज आती है, तो फिर 20 से वो हमारे डिक्रीज होके ये फिर 20 इंक्रीज होके, सॉरी 20 से 22 हो जाती, या 24 हो जाती। जंप कितना है, एक प्राइस के साथ चेंज कितनी आती है, उस हिसाब से आपने ये टेबल कैलकुलेट कर लिया। ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया, प्राइस से डिमांड को मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू आ गया। और ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी हैं, 13 पर यूनिट हैं। ये आपके पास डिमांड पर डे मौजूद है। हर फिगर को 20 को 13 से, 21 को 13 से, 22 को 13 से, एंड पे 25 को 13 से, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और इन दोनों को टोटल रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट को जब माइनस करते हैं, आपके जो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। ओके, अब आपने देखना है कि आपका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किस प्राइस के ऊपर है। ये मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट किया है। 7.48 जो है वो आपका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो बीच महीने अगर कोई मुझे पूछे कि प्राइस क्या होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा 47 हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए। और कोई कोई उस पर डिमांड क्या होगी, मैं कहूँगा 22 होगी, और ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। तो मेरा डिसीजन जो है ये एडवाइज कंट्रीब्यूशन बेस पे दे दी जाती है। ओके, अनलेस के क्वेश्चन आपको कहे कि प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें कि क्या होगा, तो फिर आप हर एक में से 500 जो फिक्स कॉस्ट है उसको लेस कर देते हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन प्रॉफिट भी आपने तब जाना है अगर क्वेश्चन आपको प्रॉफिट पूछे, अदरवाइज आपने क्वेश्चन पे नहीं जाना, जस्ट कंट्रीब्यूशन पे फोकस करके रिस्पॉन्स देना है। अनलेस के क्वेश्चन आपको कहे कि गिव अस प्रॉफिट फिगर, मैक्सिमम जो है उसमें प्रॉफिट की फिगर क्या है, तो फिर आप 500 की फिक्स कॉस्ट को टोटल कंट्रीब्यूशन से लेस कर देंगे, तो आपकी वो प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। तो हमारा आंसर ये है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है 47 की प्राइस पे, जाहिर है प्रॉफिट भी हाईएस्ट होगा उस प्राइस की डिमांड जो 22 पर डे है उसके ऊपर। तो दिस इज वे विच कैलकुलेट। ये टेबुलर फॉर्म है। इसी क्वेश्चन को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में करूंगा। ये टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने एक टेबल बनाया जिसमें बिहेवियर के साथ प्राइस को डिक्रीज किया, उसी बिहेवियर से आपने डिमांड पर डे को इंक्रीज किया, फिर उस पर हमने कंट्रीब्यूशन निकाला। कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका है कि पहले टोटल रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करना चाहिए जो प्राइस इनटू डिमांड है, और फिर वेरिएबल कॉस्ट का लेस करनी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी डिमांड है, क्वांटिटी है, उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जहाँ हाईएस्ट होगा वो हमारा एक ऑप्टिमल वे होगा। ओके, अब ये आप नोट कर लें, हमने रिस्पॉन्स दिया है कि डिमांड प्राइस 47 होगी, डिमांड 22 इस पे होगी। ये हमारा आंसर है। अब आप मैथमेटिकली देखेंगे, हमारा यही आंसर आना चाहिए। ओके, मैथमेटिकली देखते हैं।
ये आपको ऑलरेडी हमने बताया था कि आपका प्राइस फंक्शन ये है, ये आपका प्राइस फंक्शन है। ओके, प्राइस फंक्शन ये है। ओके ओके ओके, लेट्स ओके, प्राइस फंक्शन कैसे हमने कैलकुलेट किया, ये वाला कि 1.5 की चेंज के साथ 1 यूनिट चेंज होता है। ओके, अब हमने उसकी कैलकुलेशन कर ली कि जो आपकी प्राइस के अंदर चेंज है 1.5, और ये ग्रेडियंट वर्कआउट कर रहा हूँ, बी की वैल्यू वर्कआउट कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 1। इसमें 1.5 की चेंज से 1 की डिमांड चेंज होती है, तो आंसर है -1.5। ठीक है, अब हमने वर्कआउट करना है ए। ए जो है, इस वक्त 50 की प्राइस है हमारे पास, 50 की प्राइस उस क्वेश्चन में दी गई है, और डिमांड हमारी 20 है, राइट, 20। तो हर 1.5 की चेंज से डिमांड जो है एक की कम हो जाएगी। तो 20 की डिमांड को कम करने के लिए हाउ मेनी जंप्स भी रिक्वायर्ड, दिस इज आंसर इज 20 इंटू 1.5। और इस तरह आपकी ये पी जो है, प्रैक्टिकल डिमांड जिस पे 0 होगी, वो आपने 80 कैलकुलेट कर लिया, जिस तरह मैंने पहले कैलकुलेट किया था। और 1.5 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, मल्टीप्लाई क्यू या एक्स करते हैं तो ये आपकी ये इससे हमारी कैलकुलेशन से ये प्राइस इक्वेशन निकल आती है। जब प्राइस इक्वेशन निकल आएगी तो मैंने मार्जिन कॉस्ट, तो आपके पास ये है, मार्जिन कॉस्ट ये है, गिवन है। इस प्राइस, इस पे क्या इफेक्ट आएगा मार्जिन रेवेन्यू की कैलकुलेशन में, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ जो बी है, वैल्यू ऑफ बी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो इस वक्त -1.5 है, 2 से मल्टीप्लाई होके वो 3 हो जाएगी। तो आपका मार्जिन रेवेन्यू जो है 80 - 3x हो जाएगा। मैंने आपको बहुत सिंपल वे से बताया कि जो प्राइस इक्वेशन है उसमें एज ए रिजल्ट ऑफ आपने हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस की कैलकुलेशन के जो बी की वैल्यू होती है वो बस मल्टीप्लाई बाई 2 होती है, जिससे हमारा मार्जिन रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाता है। और मैंने उसे ये भी कहा टोटल रेवेन्यू कर लें, कि उसे मल्टीप्लाई एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसको कैलकुलस लगा दें, उससे भी निकल आएगा। लेकिन अल्टीमेट इम्पैक्ट तो मुझे पता होना चाहिए कि मार्जिन रेवेन्यू कि जो है वो जो बी की वैल्यू है उसने मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाना है। जब जो दोनों हो गए तो आई कैलकुलेटेड, मैंने दोनों को इक्वेट किया, मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू को इक्वेट किया, ये इक्वेट किया, और मेरा आंसर जो है ये अल्टीमेटली x इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। स्टेप वाइज सारा दिया हुआ है, 67 डिवाइडेड बाई 3, और ये 22 यूनिट, राउंड फिगर में 22 यूनिट आ गए, जो यही मेरी प्राइस, वहां यही मेरा था, 22 यूनिट्स आ गए। अब इन 22 यूनिट को प्राइस इक्वेशन के अंदर मैंने फिट किया, ये प्राइस इक्वेशन ऑलरेडी वर्कड आउट है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाली जो 67 है, और वी कैलकुलेटेड आवर, सॉरी, वैल्यू 20 डाली जो डिमांड है, उसको मल्टीप्लाई करके तो वी गॉट ए 47 की प्राइस। यही हमारा आंसर टेबुलर फॉर्म में था, 22 की डिमांड थी और 47 की प्राइस थी पाउंड टर्म में। तो ये कैलकुलेशन उस तरह हो गई, राइट। स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, लेकिन मैंने कहा आपने मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट को इक्वेट करना है। मार्जिन कॉस्ट आपके पास है, मार्जिन रेवेन्यू के पास आपको प्राइसिंग इक्वेशन अपनी बनानी है। जब प्राइसिंग इक्वेशन आपकी बन जाए, जो पिछली स्लाइड पे मैंने बनाई है प्राइसिंग इक्वेशन आपकी, ये वाली ये 50, बस मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की, इस वाले ए, ये प्राइसिंग इक्वेशन मैंने बना दी, और उसके बाद उससे मार्जिन रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया, उन दोनों को यहाँ प्लेस करके अपनी क्वांटिटी वर्कआउट कर ली, अपनी प्राइस भी वर्कआउट कर ली। दैट इज व्हाट इज वी कॉल मैथमेटिकल द डिफरेंस कैलकुलस मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमम प्राइस लेवल, जिस पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमम होगा। ओके जी।
प्लीज वर्क करना है, राइट। मैं आपको बताऊं, सिर्फ इशू पता क्या आता है, हम स्टूडेंट वर्किंग नहीं करता। स्टूडेंट स्लाइड देख के समझता है, उसको समझ आ गई, समझ नहीं आई होती। उसे अपना कैलकुलेटर पकड़ना है और इसको पेन और पेपर का इस्तेमाल करना है, कैलकुलेट करना है, इसकी पूरी बैकग्राउंड को समझना है, और दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया, लेकिन उसको मास्टर करना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ये हमारी जनरल प्राइसिंग है। क्या हमने किया है, प्राइस एलास्टिक्स को कैलकुलेट किया है, प्राइसिंग इक्वेशन को कैलकुलेट किया है, और उससे हमने प्राइसिंग वर्कआउट की है कि किसी भी क्वांटिटी पे क्या होगी। प्राइस इक्वेशन वर्कआउट करना अहम है। ए माइनस बी क्यू या एक्स, उसका मैंने मैकेनिज्म आपको बताया है। जब वो हो जाए, तो अगर आपने वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की प्राइस करनी है, तो मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन कॉस्ट नॉर्मली गिवन होगी, मार्जिन रेवेन्यू प्राइस इक्वेशन से आप, और उसको बी को मल्टीप्लाई बाय 2 करके, वैल्यू वर्कआउट करके आप उसको दोनों को इक्वेट करेंगे, तो आपकी उससे वर्किंग हो जाएगी कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। उस क्वांटिटी को प्राइस मैकेनिज्म में, प्राइस इक्वेशन में डालें, आपके पास प्राइस भी उस पर निकल आएगी। तो दैट इज व्हाट द प्राइसिंग है। एंड नाउ आई एम मूविंग टू वेरी जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग है। पहले तो ट्रांसफर प्राइसिंग है क्या। ट्रांसफर प्राइसिंग है जिसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट अगर आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बनती है, तो उस प्रोडक्ट को अगर आपने करना है ट्रांसफर, तो वो एक रिसीविंग डिपार्टमेंट होती है, एक सेलिंग डिपार्टमेंट होती है, सप्लाइंग डिवीजन होती है, एक रिसीविंग डिवीजन होती है। तो इनके दरमियान जिस प्राइस पे ट्रांसफर होती है, वो उसको हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं, राइट। तो ये इंटरनली सेल जो यूनिट होते हैं, ये बेसिकली कैलकुलेशन के लिए होते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट का कितना कितना प्रॉफिट या रेवेन्यू है। उसकी कैलकुलेशन के लिए कहा जाता है कि जब गुड्स एक डिपार्टमेंट दूसरी को ट्रांसफर करे, तो उसमें एक प्राइस चार्ज कर ले, और वो दोनों मैनेजर के दरमियान है कि वो प्राइस क्या हो, राइट। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा गया है, वरना तो रिसीविंग और सप्लाइंग डिवीजन ने ये इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन के लिए जो प्राइसेस होनी चाहिए, वो उन्होंने वर्कआउट करके एक दूसरे को चार्ज करनी है। लेकिन एक गोल्डन प्रिंसिपल है इसके ऊपर, राइट, जिसको फॉलो करना है, ओके। वो है ये गोल कंग्रुएंस का प्रिंसिपल। 3 पॉइंट जो बड़े अहम है इसमें, अगर आपको छोटा राइटअप देना पड़े शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन पे, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग के पीछे 3 कॉन्सेप्ट हैं कि जो गोल कंग्रुएंस होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो डिविजन्स के रिजल्ट हों आपस में नेगोशिएट करके प्राइस चार्ज करने के, तो उनके अपने रिजल्ट भी बेस्ट आए, और ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल भी रिजल्ट है वो भी बेस्ट होना चाहिए, वरना ये सही प्राइसिंग नहीं है, ओके। उनको टोटल ऑटोनॉमी दी जाती है डिपार्टमेंट्स को कि वो प्राइस को निगोशिएट करें, लेकिन सब्जेक्ट टू गोल कंग्रुएंस, ऐसी प्राइस ना करें जिससे कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू, ट्रांसफर प्राइसिंग से कंपनी के रेवेन्यू पे फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालने वाली बात है। देखना होता है जो कंपनी का एक्सटर्नल जो प्रॉफिट है, जो उसका गोल है, उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो जाए, इसको गोल कंग्रुएंस कहते हैं। ये भी होनी चाहिए डिवीजन, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फैसले अपनी मर्जी से करें, प्राइसेस अपनी मर्जी से तय करें, लेकिन वो सब्जेक्ट टू गोल कंग्रुएंस होनी चाहिए। और ये आप दूसरी बात की कि क्यों ऑटोनॉमी दी गई, इसलिए कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हम असेस कर सकें उनके अपने डिविजनल प्रॉफिट की बेस पे। अगर उनको ऑटोनॉमी नहीं होगी, अपना रेवेन्यू डिटरमिन करने की पावर नहीं होगी, तो फिर वो मसला आएगा। तो इसलिए ये हम कहते हैं कि 3 पॉइंट होने चाहिए, गोल कंग्रुएंस होना चाहिए, डिविजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और मैनेजर को हम इनकरेज करें कि परफॉर्मेंस हाईएस्ट से हाईएस्ट शो करो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यूएशन उस परफॉर्मेंस बेस पे होनी है, ओके। तो दीज 3 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको अभी हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, प्राइस जो है, ट्रांसफर प्राइस, इसको वर्कआउट करने के या उसको डिटरमिन करने के 3 तरीके हैं। एक डिमांड मार्केट बेस, यानी जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी पे इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी में इंटरेस्ट। इंटरनल,
यार ये बंद करें प्लीज। और मेरे भाई अफसर साहब ये बंद कर दें मेरे भाई पीछे से, उनको नहीं समझ आ रही। देख लें कौन कर रहा है, उनको जरा नाम से बता दें प्लीज। अच्छा, दो एक्सटर्नल प्राइस जो है ना प्राइस उसे चार्ज करें। बाद दफा जब हम एक्सटर्नल सेल करते हैं तो हमारी कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी आती है, जैसे किसी को कमीशन देना है कुछ, तो मार्केट प्राइस माइनस वो एक्सटर्नल कॉस्ट जो है, ये हमारा एक्चुअली रेवेन्यू आउटसाइड से पर यूनिट आता है, नेट रेवेन्यू। तो वो ही मार्केट बेस्ड होना चाहिए। और ये जब किसी प्रोडक्ट की परफेक्ट मार्केट होती ना, तो ये उस वक्त अप्लाई होता है। परफेक्ट मार्केट में क्वालिटी आर सेम, लॉट ऑफ बायर, लॉट ऑफ सेलर, नो मैटर आप इंटरनली बाय करें एक्सटर्नली बाय करें, क्वालिटी सेम होगी, प्राइस भी वही होती है। तो इसलिए ये मार्केट बेस है, एक कॉस्ट बेस है। सप्लाइंग डिवीजन ने जितनी कॉस्ट इंकर की है उसी के ऊपर जो है वो उसको सेल कर दे। लेकिन इसमें जो सप्लाइंग डिवीजन होती है उसके प्रॉफिट में कोई इजाफा नहीं होता। जैसे वो 1000 यूनिट अभी बना रहे हैं तो एक उनका प्रॉफिट आ रहा है, अब उन्होंने 500 एक्स्ट्रा बनाना है ताकि इंटरनली ट्रांसफर कर दें। तो ये 500 एक्स्ट्रा बनाया, कॉस्ट ही उन्होंने चार्ज की, तो उनके प्रॉफिट में कोई इजाफा नहीं होगा। राइट, ये इसका ड्रॉबैक ही होता है कॉस्ट बेस का। निगोशिएटेड प्राइस है कि दोनों मैनेजर आपस में निगोशिएट कर लें और प्राइस नॉर्मली निगोशिएटेड प्राइस चलती है नॉर्मली, या मार्केट बेस चलती है, या ज्यादा निगोशिएट करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल ये बताया जाए कि जो परफेक्टली कम्पिटेटिव और परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट करे तो उस वक्त आप मार्केट प्राइस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उससे डिविजनल प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा और कंपनी एज ए होल प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। तो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि सेलिंग डिवीजन कैन सेल इंटरनली और एक्सटर्नली, एंड बाइंग डिवीजन कैन आल्सो बाय इंटरनली एक्सटर्नली। ओपन है क्योंकि परफेक्ट मार्केट है, क्वालिटी सेम है। कई दफा हम मार्केट से इसलिए बाय करते हैं कि क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो परफेक्ट मार्केट में तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो इस केस में कहा है कि आप ट्रांसफर प्राइस मार्केट बेस्ड हो जाए। तो याद रखिए कि मार्केट बेस के लिए ये कंडीशंस हैं, मार्केट बेस के लिए कि उसमें परफेक्ट मार्केट ऑफ गुड्स होनी चाहिए। ओके, ये अब एक एग्जांपल है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट तो एवरीथिंग वुड बी क्लियर। लेट्स वर्क आउट। डिवीजन ए प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट ऑफ एक्स ईच मंथ। इट फुल कॉस्ट आर द फिक्स कॉस्ट, ये है पर मंथ, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 20 है। ओके, इट सेल हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू डिवीजन बी जो इसकी सिस्टर डिवीजन है, एंड रिमाइंडर इज सोल्ड एक्सटर्नली हाफ 5,000। देयर इज a variable distribution cost of 2 per unit for each product, each unit sold outside. राइट, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट तभी आएगी कि अगर आप एक्सटर्नली कुछ सेल करेंगे, तो लिहाजा एक्सटर्नल से जो भी प्राइस चार्ज करेंगे उसमें -2 हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी जेब से निकल जाएगा। डिवीजन ए कैन बाय फुल रिक्वायरमेंट 5,000 यूनिट पर मंथ फ्रॉम डिवीजन ए जो उसकी अपनी सिस्टर डिवीजन है, या एक्सटर्नल सप्लायर से, उसके पास ये ऑप्शन है। व्हाट यूनिट प्राइस शुड मैनेजर ए सेट फॉर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेल प्राइस। ठीक है, तो अब डिवीजन ए जो प्रोड्यूसिंग डिवीजन है उसकी देख रहे हैं। उसकी फिक्स कॉस्ट जो है 100,000 आती है, 10,000 यूनिट बनते हैं महीने में, और इस तरह 10 पर यूनिट बन जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट उसकी बनती है जो बताई गई आपको 20 है। तो साथ उसको अगर बाहर, ये है अगर वो बाहर सेल करे, और वो बाहर सेल करेगा तो 2 उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आएगी, उसको टोटल कॉस्ट 32 पड़ेगी। जबकि प्राइस मार्केट में 35 है, तो उसको जो प्रॉफिट बनेगा इंक्रीमेंट उसका आता है उसकी जेब में, वो 3 पाउंड आता है। ओके, अब मैनेजर ए डिवीजन कुड सेट ए प्राइस ऑफ 35। वो कह रहा जी मैंने 35 इंटरनली सेल करना है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। राइट, हाउएवर द मैनेजर बी जिसने बाय करनी है, ही आस्क्ड फॉर द प्राइस रिडक्शन। उसको कहा भाई देखो, मैं अगर तुमसे बाय करूंगा तो तुम्हारे ये 2 पाउंड सेव हो जाएंगे, इसलिए मुझे आप 35 चार्ज ना करें, वरना आप 35 मार्केट में चार्ज करोगे, साथ 2 स्पेंड भी करोगे, तो मुझे इंसिस्ट ना करो कि मैं प्राइस जो है 35 दूं, फिर तो मैं बाजार से खरीद लूंगा।
जब मैं बाजार से खरीदूंगा, तुम बाजार में एक्सटर्नल बेचोगे, तुम 35 के बजाय तुम्हारी जेब में ये दो नहीं आएंगे, तुम्हारी जेब में 33 आएंगे। तो लिहाजा आप इंसिस्ट ना करो, अच्छे बच्चे बन जाओ, मुझे 35 पे फोर्स ना करो, वरना तो मुझे आपसे लूं बाहर से लूं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लिहाजा कंपनी एज ए होल नुकसान हो जाएगा। तुम बाहर बेचोगे, तुम 35 की बेच तो लोगे, लेकिन साथ पर यूनिट 2 की तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी पड़ जाएगी। तो वाई नॉट कि आप मुझे 35 से रिड्यूस कर दो, ठीक है, 33 से रिड्यूस ना करना जो तुम्हारी नेट आना है, लेकिन मुझे उस 33 की हद तक तो दो ना। तो लिहाजा मुझे दो की रिडक्शन तो दो, एनीथिंग। वो कहता नहीं दो की मैं आपको दे दी तो मुझे क्या फायदा, वो तो मैं बाहर से भी कर सकता हूँ। वो कहते हैं अच्छा भाई बच्चे दो ना करो, मुझे 1.5 रिड्यूस कर दो, तुम्हें फिर भी 50 पैसे बच जाएंगे, तुम्हारे जो है एडिशनल कॉस्ट भी आनी है। इस तरीके से ये आर्गुमेंट चलेगा और नेगोशिएशन होगी। वेरी गुड एग्जाम्पल जो इसकी पूरी बैकग्राउंड में जाती है। ओके, तो ये तीन हमारे पॉइंट थे, गोल कंग्रुएंस, ऑटोनॉमी और प्रॉफिट मैक्सिमम, डिविजनल प्रॉफिट। ये दोनों तीनों चीज होते हैं। अगर हम 35 की प्राइस रखें, ओके, डिवीजन ए जो है वो, अगर वो उसको इंटरनल को ट्रांसफर करेगा तो 35 से कम भी कर दे, लेकिन 33 से कम ना करे, तो कंपनी एज ए होल भी उसकी अपनी भी डिविजनल परफॉर्मेंस भी हाईएस्ट होगी, और कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं है, कंपनी का भी ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर उसने जिद की कि नहीं मैं तो 35 पे लेना है, आप लो वरना भाग जाओ, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है बेचो भाई, दो की कॉस्ट भी एक्स्ट्रा करो। जब वो करेगा तो कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि बाइंग डिवीजन ने तो बार 35 से बाय कर लिया है। तो इस तरीके से ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए कि आपस में कोशिश करें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की, लेकिन रैशनली, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द गोल कंग्रुएंस को कंप्रोमाइज किए बगैर, डिवीजन एज ए होल प्रॉफिट को, रिजल्ट को इफेक्ट किए बगैर, और अपने प्रॉफिट डिवीजन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश जरूर करें। लेकिन इस चीज को सामने रखें कि कंपनी एज ए होल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों आपकी जो लाइनें हैं, जो फाइन लाइन हमने की थी, वो पूरी हो जाती हैं। ठीक है, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।